कभी कभी आपकी सिचुएशन की वजह से आपको लगता है ये जिंदगी बहुत ही खराब है और इस जिंदगी में कुछ भी नहीं रखा। आपके फ्यूचर में क्या होगा इसका आप सेंस नहीं बना पाते। बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स इकट्ठा आपको घेर लेती है। आपको मर जाना चाहिए ऐसा आपको लगता है। पर जब आप जिंदगी की तरफ और एक कदम बढ़ाते हैं तो ये इजी होता जाता है। नेक्स्ट कदम जब आप बढ़ाते हैं तब ये पहले कदम से और भी इजी होता है। आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो वहाँ रहती है पर इनकी इंटेंसिटी दिन ब दिन कम होती जाती है। इसी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ आज की मूवी आती है होप 2013 की कोरियन एक ड्रामा मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग 8.3 है और बहुत ही अच्छा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मूवी देती है। ये मूवी फैमिली के बारे में है। इसमें जो छोटी लड़की होती है उसके साथ एक हादसा हो जाता है। इसके बाद ये फैमिली कैसे कोप करते हैं इसके अबाउट ही मूवी है और इसके बीच में हमें बहुत सारे मैसेजेस से मूवी दे जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक जनरल स्टोर दिखता है। इसका नाम होप होता है। होप के मदर और फादर ने उनके स्टोर का नाम होप रखा होता है। फिर हमें होप के जो मदर एंड फादर है इनकी लाइफ की एक झलक दिखती है। होप की आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो इसी वजह से उसके फादर वहां नहीं जा सकते। आज उसकी मदर वहां जाने वाली होती है और इसके लिए वो रेडी हो रही होती है। होप की मदर का नाम हम क्रीम रखेंगे। होप के फादर का नाम के। होप के जो फादर होते हैं यानी कि के ये फैक्ट्री में काम करते हैं। इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं होती। इसी वजह से इन्हें ग्रोसरी शॉप भी चलाना पड़ता है और बहुत सारी काम करना पड़ता है। क्रीम फिर पेरेंट्स की मीटिंग में आती है और सब लेडी पेरेंट्स फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं। क्रीम की बहुत ही अच्छी एक फ्रेंड भी होती है। इसका नाम हम स्काइलर रखेंगे और ये भी यहाँ होती है। तब क्रीम की फ्रेंड उसे कहती है कि आज तुम्हें पे करना है। ये जो सब लेडी पेरेंट्स का ग्रुप होता है तो इसमें वो क्रीम को नहीं लेते थे। पर उसकी फ्रेंड ने इनको मना लिया था इसी वजह से क्रीम को भी इसमें अब शामिल वो कर रहे हैं। क्रीम के पास इतने पैसे नहीं होते तो उसे क्रेडिट कार्ड से पे करना पड़ता है। ये क्रीम की जो फ्रेंड है स्काइलर इसका हस्बैंड के साथ काम करता है। के का वो मैनेजर है। क्रीम फिर स्काइलर को कहती है कि सब चीजें कितनी ज्यादा कॉस्टली हो चुकी है। वो उसे कहती है तुम्हारे हस्बैंड से तुम बात करो मेरे हस्बैंड की सैलरी बढ़ा दे। स्काइलर कहती है कि वो सिर्फ मैनेजर है वो सैलरी नहीं बढ़ा सकता। स्काइलर क्रीम को देखकर समझ जाती है कि क्रीम प्रेग्नेंट है। उसे वो पूछ भी लेती है। क्रीम को चिंता होती है क्योंकि के ने अभी तक नोटिस नहीं किया होता। 3-4 महीने बीत चुके होते हैं फिर भी उसने उसे कुछ भी नहीं बताया होता। के और वॉल्टर जो है ये भी अच्छे फ्रेंड्स है। इनका लंच ब्रेक जब होता है तो उनकी कंपनी में इन्हें चिकन वगैरह खाने को मिलता है। वॉल्टर को ये खाना होता है पर इसे सबके लास्ट में खाना पड़ता है। जो लास्ट पीस होता है वो के लेकर जाता है। वो फिर कहता है कि मुझे घर में ऐसा कुछ खाने के लिए नहीं मिलता। उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है तो के भी इसका मजा लेता है और फिर उसे ये पीस दे देता है। ये दोनों इन दोनों की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही सेम होती है और ये दोनों अच्छा खाना घर पर अफोर्ड नहीं कर पाते। पर इनकी फ्रेंडशिप जो होती है ये बहुत ही सही होती है। इसके बाद पहली बार हमें होप दिखती है। होप अपने क्लासरूम में होती है और अपने फ्रेंड का वेट कर रही होती है। ये जो उसका फ्रेंड होता है ये वॉल्टर और स्काइलर का ही बेटा होता है। इसका नाम हम चिंटू रखेंगे। चिंटू अपने फ्रेंड के साथ होता है और इसे इग्नोर करता है। होप इसके साथ घर जाना चाहती है पर वो आगे आगे भाग जाता है। होप और चिंटू दोनों गेम की मशीन के पास आते हैं। चिंटू उसे अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर रहा होता तो होप कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए तुम इसे खराब कर दोगे। इन दोनों में यहाँ थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। चिंटू उसे तुम बहुत ही छोटी हो ऐसा बोलता है और वो उसे कहती है तुम्हारा फेस बहुत ही बड़ा है। इन दोनों का झगड़ा होकर फिर होप घर आ जाती है। होप अपने डिनर टेबल पर होती है और वो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती है। ये कहती है कि मैं बहुत ही ट्राई करती हूँ पर ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व ही नहीं होते। उसकी मदर फिर उसे कहती है कि मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन क्या है। फिर वो कहती है कि एक लड़की के पास 9 पेंसिल है और मेरे पास 3 ही है। अगर हमारे दोनों के पास सेम हो जाए तो हम दोनों के पास ईच कितने पेंसिल्स हो गए। इसकी मदर फिर उसे कहती है कि सिंपल है तुम इसे ऐड कर लो और फिर डिवाइड कर लो 2 से। होप कहती है कि मैं इसे रियल लाइफ सिचुएशन से कंपेयर कर रही हूँ। अगर मेरे पास 3 पेंसिल हो और चिंटू के पास 9 पेंसिल हो तो वो मुझे कभी भी उसके 3 पेंसिल नहीं देगा। वो कभी भी 6 इक्वल नहीं होने देगा। यहाँ में पता चलता है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। यहाँ के भी होता है पर वो अपना बेसबॉल मैच देखने में बहुत ही बिजी होता है। क्रीम उसे शांति से डिनर करने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रही होती है पर फिर उस पर चिढ़ जाती है और उसे उसका मैच देखने के लिए परमिशन दे देती है। नेक्स्ट सीन में हमें होप और के दोनों एक ही काउच में टीवी देखते देखते सो गए हैं ये हमें दिखता है। इसका मतलब है कि कभी कभी अब्सेंट फादर हो सकता है पर एट द एंड ऑफ द डे ये अपनी फैमिली को ही इम्पोर्टेंस देता है। नेक्स्ट डे जब होप को स्कूल जाना होता है तो उसके फ्रेंड नीचे आते हैं। होप की मदर को लगता है कि होप को ले जाने के लिए आए हैं पर उसका फ्रेंड यानी ये चिंटू वहां से अपने फ्रेंड के साथ चला जाता है। होप को अपने हेयर सही से आज लगाने होते हैं इसलिए वो लेट हो जाती है।
वो के से अपने हेयर बांध देने के लिए बोलती है, पर के भी बहुत ही बिजी होता है, तो वो जल्दी जल्दी से कर रहा होता है, तो अच्छे से वो कर नहीं पाता। क्रीम नीचे ग्रोसरी स्टोर चला रही होती है, तो वो भी उसे हेल्प नहीं कर पाती। होप को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसके पेरेंट उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते। होप फिर नाराज होकर स्कूल के लिए निकल जाती है। यहाँ बारिश आने लग जाती है, तो क्रीम उसके पीछे भागती है और उसे छाता दे देती है। होप अपसेट होती है, तो उसकी मदर अब उसे कहती है कि कल मैं तुम्हें अच्छे से रेडी कर दूंगी। क्रीम कहती है, क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल तक आ सकती हूँ? होप कहती है कि नहीं, यहाँ से मैं भागती भागती चली जाऊंगी। वो अभी भी नाराज होती है। क्रीम उसके लिए कंसर्न होती है और उसे कहती है कि जो छोटा सा रोड है वहां से तुम मत जाओ, तुम्हें एक बड़े से रोड से जाना है जहाँ बहुत सारे लोग होंगे। फिर हमें दिखता है कि अपने काम में बिजी हो जाता है, क्रीम अपने काम में बिजी हो जाती है। जब होप स्कूल के लिए जा रही होती है, तो उसके पास एक आदमी आ जाता है। ये आदमी उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे तुम्हारी छतरी लेंड करोगी, हम दोनों इस छतरी में जाएंगे। ये उसे बोलती है कि वो लेट हो रही है, पर ये जो रास्ता होता है ये सुनसान होता है। ये इससे बहुत ही डर रही होती है। जब मूवी स्टार्ट हुई थी तब हमें दिखा था कि होप एक काइट की तरफ देख रही थी। जब ये आदमी इस मूवी में आ चुका है, तब हमें काइट बर्बाद हुआ दिखा है। यह काइट होप का फ्रीडम रिप्रेजेंट करता है और अब ये खत्म हो जाने वाला है। नेक्स्ट सीन में हमें इसकी अम्ब्रेला तहस हो चुकी है ऐसा दिखता है, और होप खून से लथपथ पड़ी हुई है। इसके पास एक मोबाइल होता है जिससे वो 911 को कॉल कर देती है। स्कूल की या फिर पुलिस आती है, एम्बुलेंस आती है और उसे हॉस्पिटल में लेकर जाती है। क्रीम को उसके फ्रेंड स्काइलर को कॉल आता है। उसे कहती है स्कूल के यहाँ इंसिडेंट हुआ है। स्काइलर थोड़ी सी कंसर्न हो जाती है। जबकि अपना काम कर रहा होता है, तभी उसे कॉल आता है और ये हॉस्पिटल से कॉल होता है। ये वो पहले बिलीव नहीं कर पाता और फिर हॉस्पिटल में आ जाता है। होप बहुत ही इंजर्ड हो चुकी होती है। जिस आदमी ने होप को हर्ट किया था, उस आदमी ने उसे चाकू से मार भी दिया था। इसके इंटेस्टाइन उसने फाड़ दिए थे। के को ये सब डॉक्टर बता रहे होते हैं। वहाँ क्रीम भी आती है। ये वहाँ रोने लग जाती है। ये वो देख नहीं सकती, इसी वजह से वो बाहर चली जाती है। कि अपने आप को संभालता है और वो टफ है ऐसा वो प्रिटेंड कर कर वही खड़ा होता है। वो डॉक्टर से पूछता है कि अब क्या करना पड़ेगा। होप की अब सर्जरी होने वाली होती है। कि फिर डी2 के पास आता है। डी2 को जिस आदमी ने ये सब किया है, इसके फिंगरप्रिंट्स मिल चुके हैं, बहुत सारे एविडेंस इनको मिल चुके हैं। डी2 उसे अश्योर करता है कि होप के साथ इसने जो भी किया है उसे हम ढूंढ लेंगे। कि जब क्रीम के पास आकर बैठ जाता है, तो क्रीम अपने आप को दोष दे रही होती है। वो कहती है कि मैंने ही उसे उस बड़े से रोड से जाने के लिए बोला था। उसे कहता है कि ऐसा मत सोचो। क्रीम फिर बोलती है कि मुझे स्काइलर का कॉल आया था, क्या उसे पता था? क्रीम को फिर स्काइलर का बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कैसे कहती है कि अगर उसने कुछ भी किसी को बताया तो मैं उसे मार दूंगी। एक नर्स ऑपरेशन थिएटर से आती है और के को लेकर जाती है। के को डॉक्टर बताते हैं कि होप की जो इंजरी है वो बहुत ही सीरियस है। इसका जो गुदा है वो हमें निकालना पड़ेगा। ये कभी भी नॉर्मली टॉयलेट नहीं कर पाएगी। इसे हमेशा एक आर्टिफिशियल ऑर्गन के साथ ही रहना पड़ेगा। के उसे कहता है कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। अब होप का ऑपरेशन हो जाता है और के और क्रीम उसे मिल सकते हैं। क्रीम जब इसे देखती है तो रोने लग जाती है और वहां से वो चली जाती है। के फिर होप से मिलने आता है। वो होप को बताता है कि तुम बहुत ही जल्द ठीक हो जाओगी। होप कहती है तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम्हारे वर्क का क्या हुआ? के कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे पास ही हूँगा। होप अपनी मदर के बारे में पूछती है। ये कहता है कि हम टर्न्स में आने वाले हैं। होप फिर जिस आदमी ने उसका रेप किया था इसका डिस्क्रिप्शन देने लग जाती है। के कहता है कि अभी तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। होप कहती है कि जिसने भी ये किया है इसको जेल होनी चाहिए, इसको सजा होनी चाहिए। अगर मैं सो गई तो मैं भूल सकती हो, इसलिए वो ये स्टेटमेंट दे रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें डिटेक्टिव के पास के आया हुआ दिखता है। डिटेक्टिव के पास जिसने किया है उसके फिंगरप्रिंट से वो कौन है ये पता चल चुका है, पर उसके खिलाफ ये एक वारंट नहीं निकलवा सकते। यह जो एविडेंस है ये इनफ नहीं है। कि उस पर चिढ़ गया होता है। डिटेक्टिव से कहता है कि अगर तुम्हें उसे पकड़वाना है तो होप को स्टेटमेंट देना होगा। होप को स्टेटमेंट देना है, ये के अब क्रीम को समझाता है। क्रीम कहती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, वो अभी अभी तो उसने एक्सपीरियंस जिया है और फिर से तुम उसे रिमेम्बर करने के लिए बोलोगे। ये उसे ना बोल रही होती है कि इसके लिए मान नहीं रहा होता। यहाँ एक पुलिस होती है तो क्रीम को समझाने के लिए कहती है कि तुम्हें एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। ये जो सिचुएशन ये बहुत ही टफ है और होप को भी और तुम दोनों को भी इसकी जरूरत है। क्रीम वहां से चली जाती है। ये पुलिस फिर के को कहती है तुम घर जाओ और जो होप के जनरल्स वगैरह लेकर आओ। होप की अब जो नई थेरेपिस्ट होने वाली होती है इसने पूछा होता है कि जब घर जाता है तो होप की ड्राइंग्स बुक वगैरह देखता है। उसे एक कार्टून कैरेक्टर कोकोमोंग ये बहुत ही अच्छा लगता है। उसके लिए खिलौना वो लेकर आता है। जो थेरेपिस्ट होती है अब वो के और क्रीम के साथ बात कर रही है। वो कहती है कि अगर होप का अब हम अभी स्टेटमेंट ले तो इसके लिए बहुत ही हार्ड हो सकता है।
वो अभी साइकोलॉजिकली अनस्टेबल है, ये जो भी हमें कहेगी ये कोर्ट में इतना होल्ड नहीं करेगा। के को वारंट निकलवाना ही होता है तो उसे फोर्स कर रहा होता है। ये थेरेपिस्ट कहती है दोनों पेरेंट्स अगर मुझे सहमति नहीं देंगे तो मैं नहीं करूंगी। के फिर क्रीम को बताता है कि होप को ये चाहिए, उसे गुनहगार को पकड़ना है। क्रीम भी फिर इसके लिए मान जाती है और हमें फिर ये थेरेपिस्ट होप का स्टेटमेंट लेती हुई दिखती है। वो कैमरे में प्रूफ करती है कि होप अपने होशो आवाज में है। उसे बहुत सारी तस्वीरें दिखाती है और इसमें से उसे सिलेक्ट करने के लिए बोलती है जिस आदमी ने उसके साथ ये किया था। होप भी उस आदमी को पहचान लेती है। जब वो थेरेपिस्ट घर जा रही होती है तो वो के और क्रीम को कहती है कि तुम्हें भी मेरी जरूरत पड़ेगी। होप अब स्टेबल लग रही है पर वो बाद में चिल्लाने लग सकती है। वो अपना कार्ड उन्हें दे देती है। क्रीम इस पर चिढ़ जाती है और कहती है कि जो चीज अब तक हुई नहीं है तुम हमें क्यों डरा रही हो। वो उसे निकल जाने के लिए बोलती है। हुप ने अब स्टेटमेंट दे दिया है तो बहुत सारे पुलिस ऑफिसर जाते हैं और जिसने ये किया होता है उसको पकड़ लेते हैं। के को जब ये पता चलता है तो पुलिस स्टेशन के पास भागता है। वह ऑलरेडी बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर्स वगैरह आए हुए होते हैं तो डिटेक्टिव से नहीं मिल पाता। जब वो हॉस्पिटल आता है उसके फ्रेंड का यानी कि वॉल्टर को उसे कॉल आता है। वॉल्टर से पूछता है कि होप कैसी है। वो बहुत ही कंसर्न होता है। वो बोलता है कि टीवी के सामने हॉस्पिटल पे बहुत सारे जर्नलिस्ट वगैरह हैं, मैं बहुत ही डर चुका हूँ। केक को पता नहीं होता कि वहाँ मीडिया पहुंच चुकी है। वो भागता है और होप के पास आ जाता है। होप को अब उन्हें शिफ्ट करना पड़ता है। वो एक प्राइवेट रूम में उसे लेकर जाते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो रिपोर्टर उन्हें घेरने की कोशिश करते हैं। क्रीम उन्हें रोके रखती है और के उसे एक प्राइवेट रूम में लेकर जाता है। होप को बेड पर रखता है पर उसे वहां टॉयलेट आ जाती है। के फिर इस सब टॉयलेट को साफ करने लग जाता है। उसके पैर वो पकड़ता है पर ये होप के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ है इसे वो याद करने लग जाती है। ये पैर वगैरह मारने लग जाती है पर के अभी भी सब साफ कर रहा होता है। जब के होप को देखता है तब उसे पता चलता है कि होप अब क्या महसूस कर रही है। होप को उसके फादर का टच भी उस रेपिस्ट के टच की तरह लग रहा था। ये बहुत ही घिनौनी रियलाइजेशन के को होती है। होप रो रो कर बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है और उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। के को बहुत ही दुख होता है और होप से वो दूर चला जाता है। क्रीम जब रिपोर्टर को रोक रही होती है तभी उसे चक्कर आती है और वो गिर जाती है। अब वो प्रेग्नेंट है ये के को पता चल चुका है। कि उसे पूछता है मुझे तुम कब बताने वाली थी, क्या तुम्हें यह बच्चा नहीं चाहिए था। क्रीम कहती है कि मैं सिर्फ भूल गई थी। रात में फिर होप से मिलने के आता है पर उसने अपना फेस कवर कर लिया होता है। कि उसे बताता है कि अब उसे सिबलिन होने वाला है। कि उससे पूछता है कि क्या तुम एम्बैरेस्ड हो। ये सही होता है तो इसी वजह से वो वहां से चला जाता है। होप उसे अब देख भी नहीं पा रही, इससे वो बहुत ही डिस्टर्ब होता है। के को फिर आइडिया आता है। होप को जो टॉय अच्छा लगता है उसी चीज का बलून उसके पास होता है। ये पहनने की कोशिश वो करता है। ये पहनकर वो होप से बात कर सकता है ये उसे लगता है। ये वो ट्राई करता है पर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता। होप के जो हॉस्पिटल बिल होते हैं ये भी बहुत ही ज्यादा होते हैं। ये क्रेडिट कार्ड पर ये सब वो पे कर रहा होता है। वॉल्टर का के को कॉल आता है। उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत होगी। उसे पैसे देने के लिए ऑफर करता है। के ले नहीं रहा होता। वॉल्टर बोलता है कि मेरे पैसे तुम्हें देने के लिए क्या मुझे गिड़गिड़ाना पड़ेगा। वॉल्टर फिर उसे पैसे दे देता है। आज जो कल्प्रिट था उसके कोर्ट में हियरिंग होने वाली है। के वहां जाने वाला होता है। वो क्रीम को कहता है कि तुम यही रुकोगी, तुम यहाँ से हिलोगी नहीं। क्रीम को मिलने फिर उसकी फ्रेंड स्काइलर आती है। स्काइलर उसे कन्फ्रंट करती है और बोलती है कि क्या तुम्हें सचमुच में लगा था कि मुझे पता है कि ये होप ही है, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। तो वो फिर उसे कहती है कि मैं बहुत ही पहले तुम्हें मिलने आने वाली थी, तुमने कहा था कि तुम मुझे मार दोगी इसलिए मैं नहीं आई। क्रीम कहती है मैंने बोला था मैं कर सकती हूँ, मैं करने वाली थी, ऐसा नहीं था। स्काइलर फिर उसे सहारा देती है और बोलती है कि तुम रो भी नहीं सकती, तुम स्ट्रांग हो ऐसा तुम प्रिटेंड कर रही हो। फिर ये दोनों मिलकर रोने लग जाते हैं। उसने उसके लिए खाना लाया होता है, ये उसे वो फिर खिलाती है। जब हियरिंग में होता है तो इस कल्प्रिट के लॉयर अब अपनी गवाही दे रहे होते हैं। वो कहता है कि मेरे क्लाइंट को पता भी नहीं है कि उसने ये किया भी है या नहीं। वो बहुत ही ड्रंक था और वो कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो वहां से वो आता जाता रहता है। पिछले दिन जब वो अपने जॉब से घर आया उसके बाद से उसने क्या भी किया है उसे कुछ भी नहीं पता है। कोर्ट में सब सबूत भी पेश किए जाते हैं। जज कहता है कि इस केस की और भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसलिए वो नेक्स्ट डेट दे देता है। अब हमें हॉस्पिटल दिखा गया है और क्रीम को चीयर अप करने के लिए इसके जो भी सब फेवरेट टॉयज है इनको पहनकर उसे चीयर अप करने की कोशिश की जा रही होती है। ये उसकी थेरेपिस्ट का आइडिया होता है। इसमें क्रीम, स्काइलर और जो एक नर्स थे ये भी होते हैं। ये उसके पास जाते हैं और डांस करने लग जाते हैं। वॉल्टर जब आता है तो क्रीम से पूछता है तुम तो इस थेरेपिस्ट को निकल जाने के लिए बोल रही थी। क्रीम उसे कहती है होप को ये हेल्प कर रही है, यही इनफ है। होप को चीयर अप करने के लिए ये सब जो कॉस्ट्यूम उन्होंने लाए हुए होते हैं इनका बहुत ही बिल आ जाता है।
अभी के लिए तो के इसे पे कर देता है, पर नेक्स्ट डे पे नहीं कर पाता। इसके प्राइजेस जब वो पूछता है तो उन्हें कहता है, क्या मैं इसे इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता हूँ? ये जिस आदमी के कॉस्ट्यूम होते हैं उसे बुरा लगता है। वो फिर उसे एक बड़ा सा कॉस्ट्यूम लेता है और उसे दे देता है। वो कहता है कि हम इसे ज्यादा यूज नहीं कर सकते, तुम्हें जब तक लगे तब तक तुम इसे यूज करो, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तब तुम इसे वापस दे देना। रात में थेरेपिस्ट और क्रीम दोनों बैठे हुए होते हैं। थेरेपिस्ट उसे कहती है कि मेरी जो बेटी थी उसके साथ भी यही हुआ था। वो जब 16 साल की हुई थी तब उसने सुसाइड कर ली थी। इस थेरेपिस्ट से भी ये रहा नहीं गया था, इसलिए उसने भी सुसाइड करने की ट्राई की, पर इससे उसका पैर पैरालाइज हो गए। वो क्रीम को कहती है कि मुझे पता है कि तुम किस चीजों से गुजर रही हो। कि होप से डायरेक्टली अब बात नहीं कर पा रहा तो एक कॉस्ट्यूम वो पहन लेता है और होप के पास आ जाता है। होप एक स्लेट पर लिख रही होती है और वैसे वो बात कर रही होती है, उसे बात नहीं की जा रही होती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ गए। कि उसे कहता है कि वो घर चले गए हैं। होप कहती है कि तुम्हें भी घर जाना चाहिए। वो उसे हक कर लेती है और फिर के घर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि थेरेपिस्ट होप से बात कर रही है। होप अभी भी स्लाइड पर लिख रही होती है। वो एक बोर्ड निकालती है और उसमें बटरफ्लाई लिखती है। वो कहती है कि अब मैं तुमसे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। जो भी बात मैं तुमसे करूंगी इसके बाद में मैं एक बटरफ्लाई इस बोर्ड पे रखूंगी। जब ये बोर्ड भर जाएगा तुम्हारा जो पेन तुम महसूस कर रही हो यह भी बहुत सारा खत्म हो जाएगा। तुम उससे डायरेक्टली बात कर सकोगी। थेरेपिस्ट और होप ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और अब इसका जो बोर्ड है ये पूरा सा भर चुका है। अब होप डायरेक्टली फ्रीली उससे बात कर पाती है। थेरेपिस्ट फिर होप से पूछती है कि आज डेट क्या है। होप उसे डेट बता देती है। थेरेपिस्ट कहती है तुम्हारा समर ब्रेक चल रहा था, अब ये खत्म हो जाने वाला है, तुम फिर से स्कूल में जा सकती हो। होप कहती है कि मैं नहीं जा सकती। थेरेपिस्ट उससे पूछते है क्यों नहीं जा सकती। होप कहती है कि मैं एम्बेरेस्ड हूँ, मैं फिर से अपने फ्रेंड के साथ नहीं मिल सकती। उस दिन क्या हुआ वो मेरे फ्रेंड को नहीं बता सकती। उसे लग रहा होता है कि उसके फ्रेंड्स को सब पता है कि उस दिन क्या हुआ था। होप के जो भी सब फ्रेंड्स होते हैं, क्लासमेट होते हैं, ये उसके शॉप पर आते हैं और इस शॉप बंद होती है तो इसके ग्लास पर उसके लिए ग्रीटिंग्स कार्ड लिखते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें इसे चीयर अप करने के लिए लिख कर जाते हैं। ये थेरेपिस्ट उससे पूछती है कि क्या चीजें हैं जो तुम मिस करती हो। वो कहती है कि मैं क्लासरूम में जाना मिस करती हूँ, मेरे पेरेंट्स वर्क नहीं कर सकते, ये भी मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत सारे पैसे मेरे ट्रीटमेंट में जा रहे हैं, ये भी गलत है। इसके पैरेलल सीन में हमें दिखता है कि के इंटरनेट पर सर्च कर रहा होता है कि वो अपने बेटी से कैसे बात कर सकता है। उसे बहुत ही प्रॉब्लम अब आ रही होती है। वो फिर थेरेपिस्ट से उस दिन के बारे में बात करती है। वो कहती है कि मैं वहां से निकल जाऊँ ऐसा मुझे लगा था, पर स्ट्रीट पर कोई भी नहीं था, उस आदमी को मुझे हेल्प करनी चाहिए ऐसा भी मुझे लगा था। वो कहती है कि मुझे लगा था कि सब लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, पर वो अब मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं। वो फिर कहती है कि मुझे स्कूल जाकर मेरा होमवर्क करना है, जब मेरा ब्रदर या सिस्टर बॉर्न होगी तो मुझे उसे पकड़ना है। वो आर्टिफिशियल ऑर्गन के साथ रहती है तो इसे अब डर लग रहा होता है कि जब बेबी आएगा तो उसे वो गंदा कर देगी। उसे ये भी लगता है कि जो बेबी आएगा वो उससे क्यूट होगा तो उसके पेरेंट उससे ही प्यार करेंगे। वो थेरेपिस्ट से कहती है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अगर आंख बंद कर लूंगी और जब ये खोलूंगी तो सब ठीक हो चुका होगा, पर कुछ भी कभी भी नहीं बदलता। वो कहती है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया में आई ही क्यों हो। हम पैरेलल सीन्स में दिखाया जाता है कि के बहुत ही एफर्ट कर रहा है। वो एक कॉस्ट्यूम पहनता है और हर रोज होप से मिलने आता है। होप की जो भी सिचुएशन होती है उसे देखने के लिए वो उसके रूम में आता है, पर उसके सामने वो नहीं आता। जब भी उसके सामने आता है तो कॉस्ट्यूम में ही आता है। अब टाइम गुजर चुका है, होप अब घर आ सकती है। होप का बर्थडे भी वो हॉस्पिटल में ही सेलिब्रेट करते हैं और अब उसे ये घर लेकर जाने वाले होते हैं। होप अब घर आने वाली है तो क्रीम उसके लिए घर रेडी करती है। होप अभी भी उसके फादर से बात नहीं कर पा रही होती है, तो इसी वजह से जब उसे वो घर लेकर जा रहे होते हैं तो उसने एक पर्दा बनाया होता है। होप उसे देख ना पाए इसलिए उसने ये किया होता है। होप जब गाड़ी में होती है, जिस स्ट्रीट पे उसके साथ हादसा हुआ था ये स्ट्रीट उसे दिखती है। वो बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करने लग जाती है और वो उल्टी भी कर देती है। जब वो घर पहुंचती है तब उसे दिखता है कि उसके फ्रेंड्स ने उसके लिए कितने कार्ड्स वगैरह लगाए हैं। नेक्स्ट दिन की शॉप के बाहर बैठा हुआ होता है, वहाँ चिंटू आता है। वो उससे पूछता है कि क्या होप घर पर आ चुकी है। के कहता है कि तुम तो उसके के साथ नहीं खेलते थे, तुम अब उससे क्यों मिलना चाहते हो। चिंटू कहता है कि वैसा कुछ भी नहीं था, लोग कुछ भी अफवाह फैलाते हैं। चिंटू फिर बोलता है कि मैं पागल होने लग गया हूँ। वो रोने लग जाता है। वो कहता है कि अगर उस दिन मैं उसके साथ गया होता तो उसके साथ ही नहीं होता। कि उसे पास बुलाता है, उसे हक करता है और कहता है कि प्लीज मत रो। उसे फिर बहुत सारी कैंडी वो उसे देता है। नेक्स्ट दिन होप को फिर स्कूल जाना होता है। क्रीम को स्काइलर कॉल करती है और कहती है कि मैं होप को स्कूल लेकर जाऊंगी।
उसे सपोर्ट की आज जरूरत होगी, इसलिए वो ये करने वाली होती है। ये रास्ते से जब जा रहे होते हैं, फिर से वो वही स्ट्रीट पर आ जाते हैं। होप को फिर से वो फीलिंग्स ना है, इसी वजह से के ने कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ खड़ा हुआ होता है। उसका फ्रेंड उसे हमेशा सपोर्ट करने के लिए वहाँ है, ये ऐसा उसे सपोर्ट कर कर जता रहा होता है। ये फिर होप के प्रिंसिपल से भी मिलता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें ध्यान रखना है, होप किसी भी मेल टीचर के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ जाए। होप जब स्कूल जाती है तो उसे एक बैग पहनकर जाना पड़ता है जो हमेशा आवाज करती है। बच्चे ये उससे पूछ सकते हैं। केको फिर ऐड आता है और एक पाउच उसे वो गिफ्ट करता है। इस पाउच में बहुत सारे चॉकलेट्स वो रख देता है। इससे जब उसके फ्रेंड उसके पाउच के बारे में पूछेंगे, तब ये आवाज उसके टॉफी से आ रही है, उसके चॉकलेट से आ रही है, ये वो बता सकती है। उसे एम्बेरस फील नहीं होना चाहिए, इसलिए कि उसे पाउच देता है। क्रीम थेरेपिस्ट के साथ होती है तो उसे अपनी फीलिंग्स बताती है। वो कहती है कि मैं कभी कभी विश करती हूँ जो होप के साथ हुआ है वो सभी बच्चों के साथ हो जाए, इससे सब नॉर्मल हो जाएगा, होप को भी वो नॉर्मल है ऐसा लगेगा। नेक्स्ट दिन जब होप स्कूल जाना चाहती है तब चिंटू भी उसके साथ आता है। होप उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहती, तो चिंटू कहता है मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। उसे सपोर्ट करने के लिए उसके साथ आया हुआ होता है। जब स्कूल चल रही होती है तब के अपना वर्क छोड़ देता है, कॉस्ट्यूम पहन लेता है और स्कूल के बाहर कॉस्ट्यूम पहन कर आ जाता है। वो होप को सपोर्ट देने के लिए। ये अकेले नहीं है, उसका फ्रेंड उसके साथ है, इसी वजह से वो यहाँ आया हुआ होता है। या होप के फ्रेंड्स जब उसके उसके पाउच के बारे में पूछते हैं तब ये बता देती है कि ये इसमें टॉफीज है। उसके फ्रेंड्स को ये चॉकलेट भी दे देती है। के का जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो जाता है। होप जब घर जा रही होती है तो कॉस्ट्यूम में के भी वहाँ होता है। उसे पूरे रास्ते में वो सपोर्ट देने के लिए वहाँ होता है। चिंटू अब होप के साथ चल रहा है। वो उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारा नया फ्रेंड है। वो कहती है कि हाँ, ये मेरा नया फ्रेंड है। चिंटू फिर उससे पूछता है कि बॉय है या गर्ल है। होप कहती है कि ये मेरा फ्रेंड है, ये बॉय है या गर्ल है ये मुझे नहीं पता। यह सीन हमें कुछ बताता है। होप को अपने फादर से ही प्रॉब्लम हो चुका था। उसे हर आदमी में कल्प्रिट दिख रहा था। जो भी मेल उससे संपर्क में आ रहे थे उन सब से वो डर रही थी। अब उसे एक रियलाइजेशन हो चुका है, जो फ्रेंड्स होते हैं ये कभी भी मेल फीमेल ऐसे नहीं होते, ये सिर्फ फ्रेंड्स होते हैं। कभी भी हम उनमें कुछ डिफरेंस नहीं कर सकते। वो हमें सपोर्ट करने के लिए यहाँ है, ये उसे अब रियलाइज हो चुका है। होप जब घर पर आती है तो घर के पास कॉस्ट्यूम में के होता है। वो फिर उसके पास जाती है, उसे बोलती है कि क्या तुम मेरे फादर हो, मुझे प्लीज बताओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रही थी, क्या इसी वजह से तुम ये सब कर रहे हो। वो फिर अपने फादर के लिए केयर करती है। उसे कहती है कि तुम्हें अंदर बहुत ही हॉट महसूस हो रहा होगा। ये जो कॉस्ट्यूम होता है इसमें आदमी बहुत ही सेट करता है, इसमें रहना बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। कि उससे कुछ भी बात नहीं कर रहा होता। वो फिर उसे घर लेकर आती है और अपनी मदर के पास लेकर आती है। क्रीम पूछती है कि ये क्या है। क्रीम फिर के का मास्क उतारती है। हुप उसके पास जाती है और उसे बहुत सारा पसीना आया हुआ होता है, वो सब वो पोंछती है। के जब अपने काम पर होता है तब उसे डिटेक्टिव को कॉल आता है। डिटेक्टिव उसे कहता है कि जो गुनहगार था उसने एक पिटीशन जाहिर की है। वो कह रहा था कि वो ड्रंक था और उसे कुछ भी याद नहीं है, वो मेंटली अनस्टेबल भी है, ऐसा भी वो कह रहे हैं। होप ने जो टेस्टिमोनी दी थी तो वो बहुत ही इंजर्ड थी, वो बहुत ही हाई मेडिसिन पर थी, तो उसकी टेस्टिमोनी अब होल्ड नहीं कर रही। इस कल्प्रिट को अब बहुत ही कम सजा होने वाली होती है। के फिर उससे मिलने जाता है। के उससे पूछता है कि जो भी तुम कह रहे हो क्या ये सच है। वो बोलता है कि हाँ, मैं जितना भी ट्राई करता हूँ रिमेम्बर करना, पर मैं रिमेम्बर नहीं कर पाता। वो बोलता है कि अगर मैंने सचमुच में ये किया है तो मैं जेल में ही होना चाहता हूँ, पर मुझे सचमुच में कुछ भी याद नहीं आ रहा। केक को भी ये सब बिलीव होने लग जाता है, पर ये फिर उसे कहता है क्या हम सेटल कर सकते हैं। उसे कहता है कि जब मैं जेल से निकलूंगा तब मैं वर्क करने लग जाऊंगा, तो मैं तुम्हें पे कर सकता हूँ। इसे सब कुछ याद होता है तो के उस पर बहुत ही चिढ़ जाता है। कल्प्रिट फिर बोलता है कि तुम मुझसे डर कर रहो, मुझे अब बहुत कम सजा होगी और जब मैं वापस आऊंगा तभी भी तुम यही रहोगे, मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ। कि फिर इस पर ज्यादा ही चिढ़ जाता है, कुर्सियां वगैरह वो फेंकने लग जाता है। कि जब अपने फ्रेंड वॉल्टर के साथ गाड़ी में बैठा हुआ होता है तो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो, पर इस सिचुएशन को तुम्हारे साथ एक एक्सीडेंट हुआ है ऐसा तुम्हें ट्रीट करना चाहिए, ये किसी के भी साथ हो सकता था। कि इसे एग्री नहीं करता और कहता है कि प्लीज गाड़ी रोक दो। वो अपने फ्रेंड से भी बात नहीं करना चाहता, वो अकेला ही चलने लग जाता है। जब रात होती है तो के क्रीम को बताता है कि जो कल्प्रिट है वो 8-9 सालों में जेल से निकल सकता है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास मेरा इंश्योरेंस है। क्रीम बोलती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम मेरे साथ ही रहने वाले हो। क्रीम पूछती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम कहीं भी नहीं जाने वाले। के कहता है कि जो कल्प्रिट है अब उसे मैं मार देने वाला हूँ, अगर उसे बहुत ही कम सजा होगी तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इसमें उसे कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहा होता है।
नेक्स्ट दिन फिर कोर्ट चलता है। इस कोर्ट में होप को भी बुलाया जाता है। होप को उसे आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाता है। सब सबूत पेश किए जाते हैं, पर जो कल्प्रिट था उसने पिटीशन जाहिर किया था कि वो ड्रंक था और उसे कुछ भी याद नहीं है। इसने ये किया है, ये तो फिक्स है, तो इसलिए जज बोलता है कि इसे सजा तो होनी ही चाहिए। पर इसने ये किया था तब वो होश में था, ये हमें पता नहीं है। इसी वजह से उसे बहुत ही कम सजा, सिर्फ 11 साल की सजा उसे हो जाती है। कोर्ट रूम में सब लोग जो होते हैं ये सब बहुत ही चिढ़ जाते हैं। के का फ्रेंड वॉल्टर फिर खड़ा हो जाता है और कहता है ये ऐसा कैसा जस्टिस है, अगर वो ड्रंक था तो इससे क्या फर्क पड़ता है, तो फिर ड्रंक एंड ड्राइव का भी केस नहीं होना चाहिए। क्रीम भी अंदर आ जाती है। वो जज से बोलती है कि सिर्फ 11 साल, 11 साल के बाद होप किस एज की होगी, वो फिर से उसे मिल सकता है, कैसे आप ये सब होने दे सकते हो। वो वही कोर्ट रूम में रोने लग जाती है। के भी रो रहा होता है, पर अब ये सहन नहीं कर पा रहा। वो एक चीज उठाता है और उस कल्प्रिट के सर पर वो मार कर उसे मार देने वाला होता है। ये वो कर ही रहा होता है, तभी होप उसका पैर पकड़ लेती है। होप रो रो कर कहती है कि प्लीज हम घर चलते हैं। उसने बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में लॉस कर दी है, वो अपने फादर को भी लूज नहीं करना चाहती। जब रात थी तब उसने सुना था कि उसके फादर क्या करने वाले थे, इसी वजह से अब अपने फादर को रोक लेती है। के भी रुक जाता है, उसे अपनी गोद में उठाता है और घर लेकर जाता है। अब बहुत सारा टाइम गुजर चुका है और क्रीम की डिलीवरी भी हो चुकी है। उसे एक ब्रदर होता है। अपने ब्रदर को देखकर वो बहुत ही खुश होती है। स्काइलर वॉल्टर भी वहाँ होते हैं। वो उससे पूछते हैं इसका नाम आप क्या रखने वाले हो। के बोलता है कि मैंने होप का नाम रखा था, अब होप उसके ब्रदर का नाम रखेगी। होप अपने ब्रदर का नाम हैप्पी रखती है। ये कहते हैं कि हैप्पी का सर बहुत ही बड़ा होने वाला है। किम फिर चिंटू को चिढ़ाती है। वो कहती है कि चिंटू के जितना बड़ा ये नहीं होगा। हमें यहाँ पता चलता है कि होप अब अच्छी तरह से रिकवर हो चुकी है। जब होप स्कूल में होती है तब उसे स्कूल में होना अच्छा नहीं लगता, तो वो स्कूल से निकल जाती है। वो फिर हमें बोलती है कि मेरे फ्रेंड्स मुझे पूछेंगे कि मैं स्कूल से क्यों निकल गई थी, पर वो उसे अब इतना फर्क नहीं पड़ रहा। वो उसे कुछ ना कुछ तो बता ही देगी। वो घर आती है और उसने अब बहुत सारे टॉयज बनाए होते हैं, अपने हाथों से उसने क्रिएट किया होता है। वो हमसे कहती है कि मेरे फादर जिस तरह से काम करते हैं वैसा भी मैं काम कर सकती हूँ, मुझे चीज़ बनाना अच्छा लगता है। उसने अपने ब्रदर के लिए ये सब चीज़ें बनाई होती है। अपने ब्रदर के पास आकर वो उसे एक एरोप्लेन देती है। वो फिर हमें कहती है कि इस दुनिया में आना, हमें जन्म मिलना, ये एक ब्लेसिंग होती है। ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है, पर इस मूवी का मैसेज की हम बात करेंगे। जब होप हॉस्पिटल में थी और थेरेपिस्ट से बात कर रही थी, उसे बहुत सारे प्रॉब्लम थे। वो स्कूल में कैसे जाएंगी, उसके फ्रेंड्स को क्या बोलेगी, वो स्कूल में कैचअप कैसे करेगी, उसके जो अपने फादर के साथ रिलेशनशिप है वो भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी। वो अपने फादर से बात नहीं कर पा रही थी। उसके साथ जो भी हुआ था इसकी वजह से उसे लग रहा था कि वो जिंदा ही क्यों है, वो इस दुनिया में उसने जन्म ही क्यों लिया था। इस माइंडसेट में वो थी। जब वो घर आई थी उसके फ्रेंड्स ने उसको चीयर अप करने के लिए उसके लिए बहुत सारे ग्रीटिंग्स कार्ड लाए थे। जो चिंटू था उसे सपोर्ट करने के लिए हर वक्त वहाँ था। जब वो उसके साथ चलना भी नहीं चाहती थी फिर भी उसके पीछे वो चल रहा था। होप को चिंटू का सपोर्ट या उसके फ्रेंड्स का सपोर्ट ये इनफ नहीं था। जब उसके फादर कॉस्ट्यूम में आते थे तब उसे बहुत ही अच्छा लगता था। लाइफ से जूझने का उसे मोटिवेशन मिलता था। उसे हमेशा से पता था कि उसके फादर ही है जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। उसके साथ ये जो सब हुआ था ये एक आदमी ने किया था, पर हर आदमी उसी तरह से बुरा होगा। जो भी लोग उससे मिलेंगे वो भी उसी तरह से बुरे होंगे। ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। लोग जब अच्छे होते हैं, जब वो आपके फ्रेंड बन जाते हैं, तो वो कभी भी आपको हर्ट नहीं कर सकते। हॉस्पिटल में अपने ब्रदर से वो जब पहली बार मिली थी, वह एक फोटो फ्रेम थी जिस पर लिखा था कि जो लोग सबसे अकेले होते हैं वही सबसे काइंड होते हैं, जो सबसे दुखी होते हैं वही ब्राइटेस्ट होते हैं। इस कोट से हमें पता चलता है कि होप के साथ अब ये सब चीजें हो चुकी है, पर वो अब अपने लाइफ के प्रति बहुत ही पॉजिटिव है। वो अब चीजें बना रही थी अपने ब्रदर के लिए। उसने टॉयज बनाए थे। उसने कहा था कि वो अपने फादर की तरह है, वो चीजें कंस्ट्रक्ट कर सकती है। उसने अपने ब्रदर को एक एरोप्लेन गिफ्ट किया था। हम जैसे मूवी के फर्स्ट में देखा था, एक काइट उसका फ्रीडम रिप्रेजेंट करता है और जो कल्प्रिट था उसने उसका फ्रीडम ले लिया था। उसे सजा दिलवाना चाहती थी और उसमें वो कंज्यूम हो चुकी थी। उसे अपना फ्रीडम फिर से मिल नहीं पा रहा था। जब अब बहुत सारा टाइम गुजर चुका है, अब वो लाइफ के प्रति पॉजिटिव हो चुकी है, तब उसे अपना फ्रीडम वापस मिल चुका है। उसके लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम है, तो अब वो डट कर सामना करने वाली है। उसके फादर उसके साथ है, उसकी फैमिली उसके साथ है, उसके फ्रेंड्स हमेशा उसे हेल्प करेंगे। जब भी आपको लाइफ में लगता है कि कुछ भी सही नहीं होने वाला, तब आप एक स्टेप लेते हैं और उसके बाद जब आप अलग और एक स्टेप लेते हैं तब लाइफ ज़रा इजी हो जाती है। जैसा टाइम बीतता जाता है तब और भी ये सब चीज़ें आसान होती जाती है।
कितनी भी बुरी चीजें आपके साथ हो, फिर भी आप इससे निकल सकते हो। एक ब्यूटीफुल मैसेज देकर ये मूवी हमें इंस्पायर कर कर चली जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।